जय हिंद दोस्तों। I welcome you all to the Sahas Institute, your own personalized tuition. लॉ ऑफ टॉर्ट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टॉर्ट और रॉन्ग टू द पर्सनल फ्रीडम। और यहां पे टोटल 7 पॉइंट्स हमें स्टडी करने हैं। तो चलिए एक एक करके ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या कहा है, an action for damage lies in the following kinds of wrong which are styled as injuries to the person of an individual। और इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है बैटरी। अब यहां पे लॉ के एंगल से बैटरी किसे कहेंगे, तो एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करना, ताकत का इस्तेमाल करना टू द पर्सन of another individual without his consent or lawful justification is a wrong of a बैटरी। मतलब कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर पावर का इस्तेमाल करता है, फोर्स का इस्तेमाल करता है विदाउट हिज कंसेंट और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो उसे कहा जाएगा बैटरी। मतलब देखो यहां पे ये मोटा सा बंदा है, वो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है ये हल्के फुटले पतले से लड़के के ऊपर, तो यहां पे ये इसके ऊपर फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है विदाउट कंसेंट ऑफ दिस बॉय और विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, तो इसे कहा जाएगा कि ही इज यूजिंग बैटरी। सिमिलरली यहां पे देखो कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल भाविन सर है, मैं हूं, आपको हल्के से थप्पड़ लगाते हैं, हल्के से लगाया है, फिर भी इसे टॉर्ट कहा जाएगा बाय द वे ऑफ बैटरी। सिमिलरली यहां पे देखो एक दूसरे के ऊपर फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट ऑफ अ बैटरी टू थिंग्स आर नेसेसरी। बैटरी हुई है ऐसा कब माना जाएगा, जब दो कंडीशन फुलफिल होगी। पहला, यूज ऑफ फोर्स हाउ एवर ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब बहुत ही कम फोर्स क्यों ना इस्तेमाल किया हो, मतलब ऐसे हल्के से चांटा क्यों ना मारा हो, चांटा मारा ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फोर्स का इस्तेमाल किया है ना, कितना भी ट्रिवियल मतलब कितना भी कम क्यों ना हो, इट मे बी विदाउट द प्लेंटिव्स कंसेंट, मतलब प्लेंटिव की कंसेंट के बिना, मतलब उसकी परमिशन के बिना अगर आप फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करते हो, चाहे वो बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर दिया या तो बहुत ही ट्रिवियल यानी कि बहुत ही कम पावर इस्तेमाल किया, बट फोर्स इस्तेमाल किया विदाउट कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव, तो यहां पे बैटरी माना जाएगा। और दूसरा, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। चलो सामने वाली प्लेंटिफ की परमिशन नहीं ली, बट उसके अलावा अगर आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन रीजन होता तो चलता, पर अगर आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है एंड यू आर यूजिंग द फिजिकल फोर्स, देन इट इज टर्म एज अ बैटरी फॉर द टॉर्ट। Even though the force used is very trivial and does not cause any harm or the wrong committed, मतलब आपका इस्तेमाल किया हुआ फोर्स बहुत कम है और सामने वाली पार्टी को कोई उससे हार्म नहीं हुआ है, फिर भी उसको लॉ की नजरों में टॉर्ट माना जाएगा, मतलब एक्शन लिए जाएंगे। फिर thus even a touch a person in anger or without any lawful justification is called battery। मतलब आप किसी को टच भी क्यों नहीं करते, पर सामने वाली पार्टी की कंसेंट के बिना है और लॉफुल जस्टिफिकेशन के बिना है, तो फिर उसको बैटरी के अंडर में टॉर्ट माना जाएगा। तो गोल घूम के याद रखना है कि बैटरी का मतलब होता है कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करता है, चाहे वो फिजिकल फोर्स बहुत कम हो या ज्यादा हो, पर ये फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करने के पीछे आपके पास प्लेंटिफ की कंसेंट नहीं है या तो फिर लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उसे बैटरी माना जाएगा। देन सेकंड पॉइंट इज असॉल्ट। अब असॉल्ट ये है वो बैटरी से पहले वाली सिचुएशन है। देखो, असॉल्ट इज एनी एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट विच डायरेक्टली कॉज द प्लेंटिफ इमीडिएटली टू एप्रीहेंड अ कॉन्टैक्ट विथ हिज पर्सन, मतलब ऐसी कोई भी एक्शन जिससे प्लेंटिव को लगता है कि अभी मेरे ऊपर फिजिकल एक्शन होने ही वाली है, मतलब अगर आप किसी को पकड़ के धो डालते हो, मारते हो, तो वो बैटरी हुआ, पर अभी आपने मारा नहीं है, पर स्लीव्स ऐसे ऊपर करके चल आज तो साले को फोड़ डालता हूं ऐसा करके उसके सामने गुस्से से जाते हो, तो यहां पे इसको माना जाएगा असॉल्ट। अभी आपने फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया नहीं है, बट यू आर वेरी मच क्लोज कि इसके बाद आप सीधा उसको देने ही वाले हो, मतलब फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल होने ही वाला है,
तो उसको माना जाएगा असॉल्ट। आपका ऐसा कोई एक्शन या बिहेवियर जिससे सामने वाले को लगता है कि अभी उसके ऊपर कोई फिजिकल एक्शन होने वाली है। देखो यहां पे ये लोग गुस्से में फॉर एग्जांपल ये हथौड़ा लेके जाते हैं या थोड़ा स्लीव कॉलर वॉलर ऊपर चल के जाते हैं, तो या फिर यहां से कोई एक बंदा सामने वाले पर्सन के ऊपर पत्थर फेंकता है। अभी तक पत्थर उस सामने वाले पर्सन को लगा नहीं है, पर वो पत्थर फेंकता है, मतलब उसको, ये पार्टी को ऐसा लगेगा कि अभी मेरे ऊपर बैटरी यानी कि फिजिकल फोर्स होने ही वाला है। तो ये जो सिचुएशन है इसको कहेंगे असॉल्ट। देखो, thus when the defendant by his act creates an apprehension in the mind of plaintiff, मतलब जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसने ये टॉर्ट किया है वो पर्सन, वो प्लेंटिफ मतलब केस करने वाले के माइंड में ऐसे इंप्रेशन क्रिएट करता है दैट ही इज गोइंग टू कमिट अ बैटरी अगेंस्ट हिम, देन द टॉर्ट ऑफ असॉल्ट इज कमिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मतलब कि यहां पे जो प्लेंटिफ है उसके माइंड में डिफेंडेंट ऐसी इमेज क्रिएट करता है कि मैं अभी तेरे को मारने ही वाला हूं, अभी तेरे को धोने ही वाला हूं, तो यहां पे बैटरी का इस्तेमाल होने वाला है, ऐसा अगर प्लेंटिफ को लगता है तो हम ये जो एक्शन करते हैं जिससे कि सामने वाले के माइंड पे ये थॉट क्रिएट हुआ, इसे कहा जाएगा टॉर्ट एज एन असॉल्ट। अब ये चीज सिर्फ नॉलेज के लिए है। द लॉ ऑफ असॉल्ट इज सब्सटेंशियली द सेम एज दैट ऑफ बैटरी, एक्सेप्ट दैट द एप्रीहेंशन ऑफ द कॉन्टैक्ट नॉट अ कॉन्टैक्ट इटसेल्फ हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट होगा, फिजिकली आप उसको फोर्स इस्तेमाल करोगे ऐसा लगना चाहिए, फोर्स इस्तेमाल किया नहीं है। अगर फोर्स इस्तेमाल हो गया तो वो बैटरी बन जाएगा। अभी फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ है, फोर्स इस्तेमाल होने वाला है, ऐसा एप्रीहेंशन यानी कि ऐसा इमेज आप प्लेंटिफ के माइंड में क्रिएट करते हो। यूजुअली व्हेन देयर इज अ बैटरी देयर विल आल्सो बी एन असॉल्ट। अब ऑब्वियस है, जब बैटरी हुई है तो डायरेक्टली तो बैटरी होगी नहीं, उससे पहले असॉल्ट होगा ही। मतलब किसी ने डंडा लेके, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने पत्थर से मिस्टर बी को मार दिया सर पे, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि डायरेक्ट सर पे लग गया, पहले उस मिस्टर ए ने पत्थर हाथ में उठाया होगा, उसकी तरफ मारने के लिए हाथ ऐसे किया होगा, तो ये जो इफेक्ट हुई कि ऐसा कर रहे हैं, इसको कहा जाएगा असॉल्ट। मतलब बैटरी होने से पहले असॉल्ट तो होता ही है। बट नॉट फॉर इंस्टेंस व्हेन अ पर्सन इज हिट फ्रॉम बिहाइंड टू पॉइंट अ लोडेड गन एट अ प्लेंटिफ और शेक फिस्ट अंडर हिज नोज और टू कर्स हिम इन अ थ्रेटनिंग मैनर। मतलब गुस्से में आज तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वो धर्मेंद्र की जैसा, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो ऐसा जो इमेज क्रिएट करते हैं, कर्स करते हैं इन एंगर, देन टू एम अ ब्लो एट हिम विच इज इंटरसेप्टेड। ये पत्थर जो ब्लो कर रहा है, पत्थर हो, डंडा हो, चाकू हो, कुछ भी हो, टू सराउंड हिम with the display of force is to assault clearly। मतलब 5 अपने बंदे लोगों को, अपने भाई लोगों को लेके जाते हो और कोई से एक पर्सन को घेर लेते हो, तो भी उसके माइंड में असॉल्ट क्रिएट हो गया कि ये 5 लोग मिलके आज मुझे धोने वाले हैं। तो ये सारी चीजें असॉल्ट के अंडर आती है, सिर्फ नॉलेज के लिए है। इफ द डिफेंडेंट बाय हिज एक्ट इंटेंड्स टू कमिट अ बैटरी एंड द प्लेंटिफ एप्रीहेंड्स इट एज एन असॉल्ट। देन थर्ड पॉइंट है दोस्तों, बॉडीली हार्म। अब ये जो पॉइंट है वो आगे बैटरी और असॉल्ट में आ गया, वही है, तो इसके अंदर कुछ खास ध्यान रखने जैसी चीज नहीं है। और विलफुल एक्ट मतलब जानबूझ के किया हुआ एक्ट और स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट कैलकुलेटेड टू कॉज अ फिजिकल हार्म टू द प्लेंटिफ। मतलब डिफेंडेंट की यानी कि टॉर्ट फेसर की ऐसी कोई एक्ट या स्टेटमेंट जो कि विलफुल हो, which is calculated to cause a physical harm to the plaintiff। मतलब प्लेंटिफ को फिजिकल हार्म हो, ऐसा ये एक्ट या स्टेटमेंट है, एंड इन फैक्ट कॉजिंग फिजिकल हार्म टू हिम इज अ टॉर्ट। क्लियर, बहुत सिंपल है ये तो। देन फोर्थ पॉइंट इज फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट मतलब किसी को गलत तरह से या विदाउट एनी रीजन या जस्टिफिकेशन कस्टडी में रखना, बांध के रखना, जेल में रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि जेल में ही हो, आप घर में भी किसी पर्सन को बंद करके रखते हो, तो ये क्या हो गया, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब रोक देना, स्टॉप, फॉर सम पीरियड however short, चाहे कितना भी कम टाइम पीरियड हो, upon the liberty of another without sufficient lawful justification। मतलब फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है,
वो मिस्टर बी को कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन के बिना अपने घर पे बंद रखते हैं। अब चाहे वो 1 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो या 10 दिन के लिए हो, पर उसको अपने घर में इस मिस्टर बी की कंसेंट के बिना जबरदस्ती रखते हैं, कैद करके रखते हैं, तो इसको कहा जाएगा फॉल्स इंप्रिजनमेंट। कई बार आप मूवीज में देखते हो कि जो एक्ट्रेस है, बहुत अमीर बाप की लड़की है, उसको किसी आम लड़के से प्यार हो गया तो उसके पापा इसको खींच के, चलो तुझे हमेशा घर में ही रहना है, आज से तेरा बाहर निकलना बंद, और उसको कैद कर लेते हैं। ऐसा समझ लो, बंद करते हैं, कैद कर लेते हैं मतलब बंद कर देते हैं, तो इसको भी फॉल्स इंप्रिजनमेंट कहा जाता है। It means unauthorized restraint on person's body, मतलब पर्सन को फिजिकली अनऑथोराइज्ड तरीके से रोक के रखना। हाँ, अगर कोई जेन्युइन लीगल रीजन है तो आप पर्सन को पकड़ के रख सकते हो। जैसे कि किसी ने मर्डर किया है तो पुलिस उसको पकड़ के जेल में रख सकती है। बट कोई पर्सन ने कुछ नहीं किया है, आम आदमी है, मेरे जैसा शरीफ है, और मैं कहीं पे सड़क पे घूम रहा हूं और मुझे पुलिस उठा के पकड़ देती है, जेल में रख देती है, तो यहां पे ये हो गया फॉल्स इंप्रिजनमेंट। What happens in the false imprisonment is that a person is confined, confined मतलब बंद करके रखते हैं, within certain limits, चाहे वो जेल में हो, कमरे में हो, घर में हो, कहीं पे भी, so that he cannot move about and so his personal liberty is infringed. infringe मतलब अटैक। ये हमने पहले चैप्टर में भी देखा था कि पर्सनल लिबर्टी ये फंडामेंटल राइट है, और किसी को हम जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं तो उसकी जो फंडामेंटल राइट है पर्सनल लिबर्टी का, वो इन्फ्रिंज होता है। इन्फ्रिंज होता है यानी कि अटैक हो जाता है। इट इज अ सीरियस वायोलेशन ऑफ पर्सन्स राइट एंड लिबर्टी वेदर बीइंग कन्फाइंड विद द फोर वॉल्स और बाय बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग द प्लेस वेयर ही इज, मतलब चार दीवार के अंदर बंद करके रखते हैं या कोई पर्टिकुलर प्रीमाइस है जहां से उसको बाहर निकलने से रोकते हैं, चाहे वो घर हो या कोई और जगह हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि चार दीवार के अंदर ही कैद करके रखना। आप किसी पर्सन को कोई घर पे या कोई जगह के अंदर रिस्ट्रेन करते हो, रोक के रखते हो, तो वो भी हो गया फॉल्स इंप्रिजनमेंट। इफ अ मैन इज रिफ्रेन्ड by a threat of force from leaving his own house or an open field, there is a false imprisonment। मतलब आप किसी को डरा के रखते हो कि अगर तू घर से बाहर निकला ना, तू मुझे बाहर दिखा ना, तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो भी ये फॉल्स इंप्रिजनमेंट हुआ, क्योंकि आपने उसको फोर्स का इस्तेमाल करके जबरदस्ती घर पे रखा है। तो यहां पे फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई पर्सन को जबरदस्ती मतलब विदाउट एनी ऑथोरिटी पकड़ के या बंद करके रखते हो, तो उसको कहा जाएगा फॉल्स इंप्रिजनमेंट। देन फिफ्थ पॉइंट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस यानी कि गलत, प्रोसिक्यूशन यानी कि कोर्ट केस, मतलब आपने गलत केस किसी और पर्सन पे किया है ताकि आप उसको डिफेम कर सको। तो डिफेम करने के लिए अगर आप कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करते हो तो वो भी एक टॉर्ट है। देखो, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेटिंग यानी कि स्टार्टिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनदर मैलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, मतलब गलत तरह से और बिना किसी जेन्युइन रीजन के अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर गलत तरह से केस करता है तो उसको कहा जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, which terminate in favor of that other and which results in damage to his reputation, personal freedom or property। मतलब मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी जो कि एक प्रोफेशनल पर्सन है, फॉर एग्जांपल भाविन सर जो कि एक प्रोफेशनल टीचर है। अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के ऊपर गलत तरह से केस करते हैं कि मिस्टर बी ने मेरे पास से रिश्वत ली थी और मेरे पास से जबरदस्ती पैसे मांगे थे, या मुझे मारने की धमकी दी थी, या इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली है, या उन्होंने मेरी कोई असेट छीन ली है। ऐसा गलत तरह से केस मिस्टर ए ने किया मिस्टर बी के ऊपर, प्रोसिक्यूशन किया, और बाद में यह साबित हो गया कि भाई मिस्टर ए ने तो ये गलत किया था। अब ये केस की वजह से क्या होगा कि न्यूज चैनल पे, टीवी पे, मीडिया में मेरे बारे में सब इंफॉर्मेशन गलत जाएगी, तो उसे कहा जाएगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अगर आपको पता हो, मैं आपको एग्जांपल याद करवाता हूं। कुछ सालों पहले दिल्ली में एक केस हुआ था जहां पे एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर गलत तरह से केस किया था, और ऐसा किया था, कहा था उस लड़की ने कि ये लड़के ने मेरे साथ गलत बात की, मुझे गंदा गंदा कहा, हो सकता था कि मेरे साथ रेप भी हो जाए, ऐसा सब वो एलिगेशन करते। मैं यहां पे नाम नहीं ले रहा हूं, पर ऐसा केस हुआ था। फिर वो केस कोर्ट में चला और 4 साल के बाद पता चला कि वो लड़का निर्दोष था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। पर
यहां पे उस लड़की की जॉब चली गई, उस लड़के की, उसको सब लोग समाज में गलत नजरों से देखने लगे कि भाई वो देखो लड़कियों को परेशान करने वाला, ऐसा, जबकि उसने एक्चुअली में कुछ नहीं किया था और वो लड़की ने वो गलत केस किया था, तो वो हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। The following are the essential element of this tort। अब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है ऐसा कब माना जाएगा? तो सबसे पहले there must have been a prosecution of the plaintiff by the defendant। मतलब सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। Then second, there must have been a want of reasonable or probable cause। want of का मतलब होता है कमी होना, ना होना, मतलब कि प्रोसिक्यूशन कर दिया पर उसके पास, आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि आपने क्यों ये केस किया। you don't have any proper reason। Then third, the defendant must have acted maliciously। That means with an improper motive and not to further end of justice। मतलब यहां पे जो डिफेंडेंट है उसने मैलिशियसली वर्क किया हुआ हो, तब जाके वो ऑब्वियस है कि एक्शन लेगा और वो जस्टिस आ जाए ऐसा चाहता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो गलत कह रहा हूं, गलत केस है, इसका डिसीजन आए या नहीं आए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो क्या करना है कि ये केस चलेगा तब तक उसकी इज्जत जो है वो सब लोगों के सामने गिर जाएगी। तो यहां पे वो क्या कर रहा है? मैलिशियस एक्शन करता है। द प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड द डैमेज। जो प्लेंटिफ है मतलब जिसके साथ ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ था उसको सच में कोई डैमेज हुआ हो as a result of the prosecution, and the prosecution must have terminated in favor of the plaintiff। और वो plaintiff के फेवर में ये प्रोसिक्यूशन का डिसीजन गया हो। इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर आपने अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर वाला मूवी देखा हो ऐतराज, तो उसके अंदर ऐसा एक सीन होता है जहां पे प्रियंका चोपड़ा और अमरीश पुरी जो कि उसके हस्बैंड दिखाते हैं वो गलत तरह से पहले अक्षय कुमार के ऊपर केस करते हैं, पर बाद में अक्षय कुमार उनके ऊपर केस करता है और वो जीत जाता है कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है और ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सामने मैं डिफेंड करता हूं। देन सिक्स्थ कैटेगरी इज नर्वस शॉक। ये तो कई बार आ जाता है, टेंशन में आ जाते हो क्या होगा, मतलब आपने कुछ ऐसा सुना या कुछ देखा जिससे आपको शॉक लग गया, तो ये नर्वस शॉक किसी को देना मतलब आज मैं किसी के सामने ऐसा बोल रहा हूं कि आज तो ये इसका भाई निकला ना तो उसके हाथ पैर तोड़ देने वाला हूं, इसको मैं काट दूंगा, मार दूंगा, और वो सुन के जो पर्सन है वो शॉक में चला गया, उसको टेंशन हो गया, उसको एक शॉक लग गया, तो ये भी एक तरह का टॉर्ट माना जाता है। बट यहां पे कुछ पॉइंट है, देखो दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज कंपैरेटिवली ऑफ रिसेंट ओरिजिन। अभी अभी ये ट्रेंड में आया हुआ है। It provides relief when a person may get physical injury not by an impact, for example by stick, bullet or sword, but merely by the nervous shock through what he has seen or heard। मतलब बंदूक हथियार सब लेके मेरी तरफ आ रहे, उससे देख के मैं शॉक में आ गया, मुझे शॉक लग गया, तो ये भी एक तरह का टॉर्ट माना जाता है। Causing of nervous shock itself is not enough to make it actionable tort। Some injury or illness must take place as a result of emotional disturbance, fear or sorrow। मतलब आपने सिर्फ देखा कि यार ये सब लोग मारने के लिए आ रहे हैं इसलिए मैं उसके ऊपर यहां पे नर्वस शॉक का केस कर देता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। वो सब देख के आपको कोई ना कोई मेंटल या इमोशनल डिस्टरबेंस हो गया हो या कोई डर आ गया हो या सौरों में दुख में चले गए, मतलब आप साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेस हो गए हो, तो ही उस केस में आप यहां पे नर्वस शॉक के अंडर में टॉर्ट के लिए केस कर सकते हो। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज डिफेमेशन, जिसका मतलब होता है दोस्तों मान हानि। फेम यानी कि प्रतिष्ठा, मान, उसको हानि पहुंचाना, डिफेम करना, तो होता है डिफेमेशन। नाउ डिफेमेशन इज एन अटैक ऑन द रेप्यूटेशन ऑफ द पर्सन। देखो पर्सन के ऊपर अटैक नहीं किया है, पर्सन की रेप्यूटेशन के ऊपर इफेक्ट किया है या अटैक किया है। इट मींस दैट समथिंग इज सेड और डन बाय अ पर्सन व्हिच अफेक्ट द रेप्यूटेशन ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कुछ लोग कुछ ऐसा कहते हैं या करते हैं जिससे कि दूसरे पर्सन की रेप्यूटेशन को नुकसान होता है। इट डिफाइंस एज फॉलो, डिफेमेशन इज अ पब्लिकेशन of a statement which tends to lower a person in the estimation
ऑफ द राइट थिंकिंग मेंबर्स, मतलब सही तरह से सोचने वाले लोगों के माइंड में आपके स्टेटमेंट की वजह से उस पर्सन की इमेज डिग्रेड हो जाती है of the society generally, or which tends to make them shun or avoid that person. उस पर्सन से आप दूर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में ऐसा सुना है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है, मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो कि एक बहुत ही ग्रेट और वर्सेटाइल एक्टर है ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अब सपोज कोई पर्सन है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है या कोई मीडिया है, ये इनके ऊपर गलत गलत एलिगेशंस लगाते हैं कि मिस्टर बच्चन तो बहुत ही कमीने हैं, सब लोगों को डरा के रखते हैं, सबका पैसा ले लेते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं औरतों और बच्चों का, ऐसा सब गलत स्टेटमेंट देते हैं, जिससे क्या होता है कि अमिताभ बच्चन की जो रेप्यूटेशन है वो कम हो जाती है। लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, भाई ये गलत आदमी है, ये तो वो है जो सब गलत चीजें करता है, ये तो वो है जो ड्रग्स लेता है। रिसेंटली आपने सुना हो तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि वो ड्रग्स लेती थी, उसने ऐसा किया वैसा किया, जो कि साबित नहीं हुआ। पर यहां पे कुछ लोगों ने क्या किया था, उसको डिफेम किया था। अब उससे लोग क्या रहेंगे, दूर रहेंगे कि यार ये लड़की तो पैसों के पीछे भागती है, ये तो ड्रगी है, ड्रग्स लेती है, गलत है, जो कि एक्चुअली में ऐसा ना हो। तो यहां पे जो पर्सन जिसके फेम के ऊपर इस तरह से अटैक किया गया है, वो डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। नाउ ये जो डिफेमेशन है उसको दो हेड में क्लासिफाई किया जाता है, नंबर 1 लिबेल एंड नंबर 2 स्लैंडर। याद रखना, जो डिफेमेशन है वो दो तरह से हो सकता है, एक लिबेल और दूसरा स्लैंडर। अब ये दोनों चीजें क्या है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिबेल की। तो लिबेल इज अ रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म। देखो, आप उस तरह से कुछ स्टेटमेंट बोलते हो जो परमानेंट रिकॉर्ड में रह जाता है, मतलब आपने कुछ लिख के कहा है या आपने वीडियो दिया है जिससे कि परमानेंट रिकॉर्ड में आ गया कि आपने इस पर्सन के बारे में गलत कहा था। फॉर एग्जाम्पल रिटन वर्ड्स और पिक्चर्स और caricatures or cinema films or FEG or stated or recorded words in cinema films, both the photographic part of it and the speech। तो ये सब लिबेल होते हैं। मेन चीज आपको याद रखना है, परमानेंट फॉर्म में है, मतलब आपने थोड़े टाइम पहले ही ये सब न्यूज चैनल में बहुत चलता रहता था, अगर नेशन वांट्स टू नो, जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी वो रिया चक्रवर्ती के बारे में कहता था, रिया चक्रवर्ती हमेशा ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ऐसा कहती रहती है। अब एक्चुअली में वो सही नहीं था, वो साबित नहीं हुआ, पर यहां पे ये अर्नब गोस्वामी ने जो स्पीच दी वो परमानेंट रिकॉर्ड में चली गई, क्योंकि मीडिया में था, वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में था, यूट्यूब पे आज भी अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया, लिबेल फॉर्म। जबकि सेकंड इज स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब लिबेल का ऑपोजिट, पब्लिकेशन ऑफ अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट in a transient form, statement of temporary nature such as spoken words or gestures। आपने बोला या आपने इशारों से किसी पर्सन के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी, अब ये परमानेंट रिकॉर्ड में नहीं है, आपने एक बार कहा था जो कि कहीं पे भी रिकॉर्ड में नहीं गया है, या आपने इशारों से किसी पर्सन की फेम को अटैक किया था जो कि परमानेंट रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसको कहा जाएगा स्लैंडर। जनरली द पनिशमेंट फॉर लिबेल इज मोर सीवियर देन फॉर द स्लैंडर, क्योंकि स्लैंडर में कोई भी पलटी मार देगा, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, या मैंने इस फॉर्म में नहीं कहा था, या मैंने इस तरह के से नहीं कहा था, ऐसा कह के कोई भी एस्केप कर सकता है। पर लिबेल में तो क्या होगा, परमानेंट रिकॉर्ड हो गया है, तो कोई भी उससे एस्केप नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस है कि लिबेल की पनिशमेंट जो होती है, जो कि डिफेमेशन परमानेंट रिकॉर्ड फॉर्म में हुआ है, वो ज्यादा सीवियर यानी कि स्ट्रिक्ट होती है। एंड डिफेमेशन इज अ टॉर्ट एज वेल एज क्राइम इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो डिफेमेशन टॉर्ट भी है और साथ में क्राइम भी है, मतलब सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी माना जाता है। इन इंडिया बोथ द लिबेल एंड स्लैंडर आर ट्रीटेड एज क्राइम। अब ये लिबेल फॉर्म में हो यानी कि परमानेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में हो या स्लैंडर फॉर्म में हो, दोनों को ही क्राइम माना जाता है। एंड सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड रिकॉग्नाइज बोथ लिबेल एंड स्लैंडर एज एन ऑफेंस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एंड हाउएवर tort is a criminal law are stricter than the law of tort। अब यहां पे अगर क्रिमिनल लॉ में यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंडर में ये डिफेमेशन के ऊपर केस चलता है, तो ऑब्वियस है कि क्रिमिनल लॉ जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है
मतलब उसकी पनिशमेंट ज्यादा डेंजर होती है इन कंपेयर टू टॉर्ट। तो ऑब्वियस है कि जो भी पर्सन केस करेगा वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाए, ना कि टॉर्ट में, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इंडिया में तो ये टॉर्ट यानी कि डिफेमेशन टॉर्ट भी है, क्राइम भी है। तो कोई भी पर्सन अगर केस करता है तो वो क्राइम के लिए ही केस करना चाहेगा। तो दोस्तों यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा टॉपिक जो कि था टॉर्ट और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, ये खत्म हुआ। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपके माइंड में अच्छे से फिट हो गया होगा। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को 2 बार देखो, उसके बाद हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट से उसको अच्छे से रिफर करके इंपॉर्टेंट चीजों को टिक मार्क करो और अपनी नोटबुक में भी लिख लो। And always believe that you are intelligent. Just work smart and achieve more result with SAS Institute of Commerce. God bless you all.